हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 78 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं भूगोल एवं आपदा प्रबंधन से। दोस्तों, जिसमें जिसमें आज का जो टॉपिक है काली मृदा की वैश्विक स्थिति, ठीक है, यानी भूगोल एवं आपदा प्रबंधन जो है। तो भूगोल आप देखते होंगे कि अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीएसएस की तैयारी करते हैं तो उसका जो सिलेबस है उसमें भूगोल के बारे में जो आपको भौगोलिक स्थिति है वह आप देखेंगे। जो जीएस पेपर फर्स्ट है उसमें देखेंगे, और आपदा प्रबंधन जो है वह जीएस पेपर 3 है। तो ये जीएस पेपर फर्स्ट और 3 को कवर करता है। तो आज की इस वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि यूपीएससी में जो सिलेबस दिया गया है बस वो ही हमको पढ़ना है, ऐसा नहीं होता। आप उससे जो रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में घटनाएं घटती है, कुछ भी जो सर्च होता है, रिसर्च होता है, ठीक है, तो उसको भी आपको सिलेबस में जोड़ के रखना है। जैसे क्या है कि काली मृदा की वैश्विक स्थिति, ठीक है, तो यह आपको अभी जैसे चर्चा में क्या है, चर्चा में कि संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार काली मृदा जो वैश्विक आबादी के लिए खाद्य की आपूर्ति करती है, ठीक है, जो विश्व स्तर पे जो आबादी है उसके लिए एक बड़े मात्रा में खाद्य की आपूर्ति करती है काली मृदा, तो खतरे में है। ठीक है, खतरे में है, तो इसके लिए क्या आप उपाय ढूंढेंगे, इसके बारे में आपको जानना जरूरी होगा। अधिकांश मृदा जो है जैविक कार्बन एसओसी भंडार का कम से कम आधा हिस्सा खो चुकी है, और अधिकांश जो मृदाएं हैं, ठीक है, वह जैविक भंडारण की जो लिमिट है, गुण है, वह खो चुकी है। तो इसके पीछे क्या कारण है ना, तो रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो क्या है कि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इसी यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहां आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखेंगे कि रिपोर्ट के बारे में क्या है और इसके निष्कर्ष क्या है, ठीक है, और मृदा जैविक कार्बन क्या है, उसके बाद कि काली मृदा की स्थिति क्या है और काली मृदा के क्षरण का जो कारण है वह क्या है, और खाद्य एवं उर्वरक संकट में है तो इसके लिए क्या आप सुझाव देंगे, ठीक है। उसके बाद है क्या कि काली मृदा के बारे में देखेंगे, और काली मृदा का जो वैश्विक वितरण है, विश्व स्तर पर जो वितरण है, कहाँ कितना पाया जाता है, इन सभी मुद्दों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो इस टॉपिक को और बेहतर से समझने के लिए इससे संभावित जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं, जिससे इस टॉपिक को समझना और आसानी हो जाएगा। तो है कि काली मृदा के वैश्विक वितरण के बारे में बताते हुए समझाइए कि किस प्रकार काली मृदा खाद्य सुरक्षा एवं जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायक साबित हो सकती है। ठीक है, यार क्या कह रहा है कि काली मृदा की वैश्विक वितरण के बारे में कह रहा है बताने के लिए, ठीक है। तो आप क्या कैसे बताइएगा, जैसे अगर प्रश्न आ जाएगा तो आप इसके बारे में जानेंगे तभी ना। तो इसके लिए क्या है कि आपको तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और आप करंट अफेयर से भी जुड़े रहना पड़ेगा, तभी आप अपने जो सिलेबस दिया गया है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में, जीएस और इससे संबंधित जीएस फर्स्ट में और जीएस 3 में, तो उसमें आपको ये जोड़ना होगा, ठीक है। तो क्या है कि इसके बारे में देखते हैं कि रिपोर्ट के बारे में क्या है, रिपोर्ट क्या आया है। तो यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, FAO ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस 2022 के अवसर पर शीर्षक काली मृदा की वैश्विक स्थिति, ठीक है, ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल्स पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की है। और विश्व मृदा दिवस जो 2022 में मनाया गया 5 दिसंबर को, ठीक है, उसमें क्या है कि काली मृदा की वैश्विक स्थिति पर मतलब पहली रिपोर्ट जारी की है। उसके बाद गौरतलब है कि काली मृदा जलवायु संकट, जैव विविधता क्षति एवं भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण पहले से कहीं अधिक जोखिम में है। जोखिम में है तो इसके पीछे क्या कारण है, इन सभी मुद्दों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो कह रहा है सबसे पहले कि क्या आप अवगत है किन बातों से, तो मृदा जैविक कार्बन, ठीक है, मृदा जैविक कार्बन जो है एसओसी, यह क्या है, तो मृदा जैविक कार्बन एसओसी समग्र मृदा स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु परिवर्तन और खाद्य समाधानों में एक प्रमुख योगदान करता है। उसके बाद अगला है कि यह एक प्राकृतिक ऊर्जा भंडारण है जो मिट्टी के जैविक पदार्थ से प्राप्त होता है और इसे पृथ्वी का अत्यधिक मूल्यवान बायोपॉलीमर माना जाता है। अगला पॉइंट है कि एसओसी मिट्टी के जैविक, रासायनिक एवं भौतिक गुणों, जल धारण क्षमता और संरचनात्मक स्थिरता में सुधार करता है।
अगला पॉइंट है कि यह मिट्टी के कार्बनिक अम्लों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मिट्टी के खनिजों के विघटन एवं पौधों की उपलब्धता और पोषक तत्वों के निक्षालन के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद है कि निष्कर्ष क्या है। तो काली मृदा का महत्व। तो अगला पॉइंट है कि काली मृदा को वायुमंडल से कार्बन को हटाने और कार्बनिक मृदा, जिसे कार्बन पृथक्करण कहा जाता है, को संचित करने की क्षमता एवं मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में प्रस्तावित किया गया है। उसका अगला पॉइंट है कि काली मिट्टी की अंतर्निहित उर्वरता इसे कई देशों के लिए खाद्य टोकरी का निर्माण करती है और वैश्विक खाद्य आपूर्ति के लिए आवश्यक मानी जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि यदि काली मृदा पर उचित ध्यान दिया जाए तो काली मिट्टी में वैश्विक स्तर पर कुल एसओसी पृथक्करण का 10% प्रदान करने की क्षमता है। उसके बाद अगला पॉइंट है जिसमें सब पॉइंट है कि FAO, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन जो है के वैश्विक मृदा जैविक कार्बन पृथक्करण संभावित मानचित्र के अनुसार यूरोप एवं यूरेशिया में, यानी यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया में 65% से अधिक और लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन में लगभग 10% की उच्चतम क्षमता है। उसके बाद है अगला पॉइंट कि काली मृदा वैश्विक आबादी का 2.86% हिस्सा थी और इसमें 17.36% फसल भूमि है। जिसमें क्या है कि काली मृदा वैश्विक आबादी के स्तर पर देखेंगे तो 2.86 हिस्सा थी, ठीक है, जिसमें 17.36 जो है फसल भूमि था, इसमें फसल उपजाए जाते थे, और 8.05% वैश्विक एसओसी स्टॉक और 30.06% वैश्विक फसल भूमि का एसओसी स्टॉक था। कह रहा है कि अगर 2.86% हिस्सा था वैश्विक काली मृदा का, तो जिसमें 17.36 जो फसल भूमि था, ठीक है, और 8.05 जो वैश्विक स्थिति के एसओसी स्टॉक था। क्या है एसओसी स्टॉक? क्या है? तो मृदा जैविक कार्बन, ठीक है, जिसमें क्या है कि 30.06% वैश्विक फसल भूमि का एसओसी स्टॉक था, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि हालांकि वैश्विक मृदा के एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद काली मृदा खाद्य सुरक्षा एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद इसमें सब पॉइंट है कि वर्ष 2010 में विश्व स्तर पर 66% सूरजमुखी के बीज, 51 जो प्रतिशत है छोटे बाजरा, 42% चुकंदर और 30% गेहूं और 26% आलू काली मृदा में उत्पादित किए गए थे। यानी जो 2010 में है विश्व स्तर पर 66% जो है सूरजमुखी के बीज, ठीक है, 51% जो है छोटे बाजरा और 42% चुकंदर और 30% गेहूं, 26% आलू काली मृदा में उत्पादित किए गए थे। अब काली मृदा की स्थिति क्या है, ठीक है, तो काली मृदा का एसओसी स्टॉक तेजी से कम हो रहा है। इसके अपने मूल एसओसी स्टॉक में 20 से 50% की कमी हुई है। कार्बन को ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में उत्सर्जित किया जा रहा है जिसमें वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। अगला है कि काली मृदा के क्षरण का कारण क्या है। तो भूमि उपयोग परिवर्तन, जिस तरह से भूमि के उपयोग में विभिन्न तरह के परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, अस्थिर प्रबंधन पद्धतियां और कृषि रसायनों का अत्यधिक उपयोग, जो कृषि में जो छिड़काव किए जा रहे हैं विभिन्न रसायन, इसके उपयोग के कारण इसके क्षरण का मुख्य जिम्मेदार है, ठीक है। उसके बाद अगला है कि अधिकांश काली मृदा गंभीर क्षरण प्रक्रियाओं के साथ साथ पोषक तत्वों के असंतुलन, अम्लीकरण और जैव विविधता संबंधित क्षति का सामना कर रही है। उसके बाद अगला कि खाद्य एवं उर्वरक संकट, जिसमें पहला पॉइंट है कि छोटे किसानों विशेष रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कमजोर देशों से जैविक एवं अकार्बनिक उर्वरकों तक पहुंच की कमी है। साथ ही वर्तमान में उर्वरक अपनी कीमतों में 300% की वृद्धि का सामना कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में उर्वरक की कम उपलब्धता एवं बढ़ती कीमतें खाद्य कीमतों एवं खाद्य असुरक्षा को बढ़ा रही है। इसका अगला है कि सुझाव क्या हो सकता है, ठीक है।
तो सुझाव के लिए क्या है कि काली मृदा वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति जैसे घास के मैदानों, वनों, आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना और कृषि उपयोग हेतु काली मृदा के लिए अस्थायी मृदा प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट देखते हैं कि एक अस्थायी तरीके से सुरक्षित, पौष्टिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर खाद्यान्न के उत्पादन हेतु एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अगला है कि ताकि मृदा क्षरण को कम किया जा सके, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सके और कृषि खाद्य प्रणाली के प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। उसके बाद देखते हैं कि विश्व मृदा दिवस, ठीक है। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि वर्ष 2002 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज, है ना, IUSS द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। उसके बाद है कि खाद्य और कृषि संगठन FAO ने विश्व मृदा दिवस की औपचारिक स्थापना का समर्थन थाईलैंड के नेतृत्व में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने वाले वैश्विक मृदा भागीदारी मंच के रूप में किया है। उसके बाद है कि दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहले आधिकारिक विश्व मृदा दिवस के रूप में नामित करके प्रतिक्रिया दी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि विश्व मृदा दिवस जन समुदायों को मृदा संसाधनों के सतत प्रबंधन पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मृदा क्षरण के कारकों, कार्बनिक पदार्थों की हानि और मृदा की उर्वरता में गिरावट जैसे पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। उसके बाद है कि अगला पॉइंट कि वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम जो है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, है ना, बिगिंस है, ठीक है। उसके बाद है कि काली मृदा, मतलब थीम समझ गए क्या है। 2022 में जो विश्व मृदा दिवस की जो थीम था वह सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, ठीक है। काली मृदा जो है, काली मृदा एक प्रकार की खनिज मृदा होती है जिसकी सतत काली होती है, जो जैविक कार्बन से समृद्ध होती है, जो कम से कम 25 सेंटीमीटर गहरी होती है। उसके बाद काली मृदा का जो वैश्विक वितरण है वह क्या है। तो पहला पॉइंट है कि काली मिट्टी है बर्फ मुक्त भूमि की सतह का लगभग 7% कवर करती है और इसे निम्नानुसार यानी वितरित किया जाता है, जिसमें कि चेरनोजेम रूस और यूक्रेन यानी चेरनोजेम, कस्तोनोजेम और फेओजेम, ये 3 भागों में बांटा गया है। तो जिसमें क्या है, रूस और यूक्रेन, अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स, उत्तरी कजाकिस्तान और स्थानीय रूप से मध्य यूरोप के कुछ देशों में स्टेपी एवं वन स्टेपी परिदृश्य में एक सतत बेल्ट के रूप में दुनिया भर में अनुमानित 230 मिलियन हेक्टेयर को कवर करता है। कौन? चेरनोजेम, जिसमें सब पॉइंट है कि चेरनोजेम मुख्य रूप से अन्य खाद्य फसलों एवं सब्जियों के साथ गेहूं, जौ और मक्का उगाने के लिए उपयोग किया जाता है। चेरनोजेम क्षेत्र का एक हिस्सा पशुपालन के लिए भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कस्तानोजेम। कस्तानोजेम इसकी कुल सीमा लगभग 465 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है, ठीक है। प्रमुख क्षेत्रों में है यूरेशियन छोटी घास वाली स्टेपी बेल्ट, जिसमें क्या है दक्षिणी यूक्रेन, रूस के दक्षिण और कजाकिस्तान और मंगोलिया के क्षेत्र पाए जाते हैं कस्तानोजेम। अमेरिका एवं कनाडा के ग्रेट प्लेन, मैक्सिको, उत्तरी अर्जेंटीना, पराग्वे और दक्षिण पूर्वी बोलिविया के पंपास एवं चाको क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में क्या है कि कस्तानोजेम जो है इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी, ठीक है। अगला सब पॉइंट है कि छोटे अनाज और सिंचित खाद्य एवं सब्जियों की फसलें कस्तानोजेम पर उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। उसके बाद क्या है कि जबकि इनका उपयोग व्यापक जो है चराई के लिए भी किया जाता है। उसके बाद है कि फेओजेम दुनिया भर में अनुमानित 190 मिलियन हेक्टेयर को कवर करती है। अमेरिका के महान मैदानों के पूर्वी भागों में तथा नम एवं उप आर्द्र केंद्रीय तराई क्षेत्र में, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के उष्णकटिबंधीय पंपास में, उत्तर पूर्वी चीन में, मध्य रूसी संघ के
विरल क्षेत्र में, मध्य यूरोप में छोटे अधिकतर विच्छिन्न क्षेत्र पाए जाते हैं। विशेष रूप से हंगरी एवं आसपास के देशों के डिन्यूब क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, ये सब क्षेत्रों में क्या है कि फेओजेम नामक काली मृदा जो है वो पाए जाते हैं। अगला सब पॉइंट है कि अमेरिका और अर्जेंटीना में फेओजेम का उपयोग ज्यादातर सोयाबीन और गेहूं के उत्पादन के लिए किया जाता है। टेक्सास के ऊंचे मैदानी इलाकों में सिंचित फेओजेम से कपास की अच्छी पैदावार होती है। समशीतोष्ण क्षेत्र में फेओजेम को अन्य फसलों के साथ गेहूं, जौ और सब्जियों के साथ बोया जाता है। फेओजेम के विशाल क्षेत्रों का उपयोग पशुपालन एवं बेहतर चारागाहों के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।